कि बहुत सारे लोगों की सफलता ऐसी होती है जिनमें उनका बहुत कम योगदान होता है, परिस्थितियों का योगदान होता है और दूसरे दूसरे लोगों का योगदान होता है। उनकी सफलता से हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सफलता हमें इतनी प्रेरित करती है क्योंकि उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो उनका योगदान और उनका जो संघर्ष होता है उसको कोई देखता है, समझता है और सुनता है और वो मौन रूप से उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता है। वो हमको और आपको कहता नहीं, लेकिन हम और आपसे सीख रहा होता है। तो समाज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए नहीं जी पाते हैं, उनको इसलिए भी जीना पड़ता है क्योंकि उनको देख करके कोई दूसरा जी रहा होता है। यदि वो जो कुछ भी करते हैं यह सोच करके कि यह सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करते हुए देख करके दूसरे लोग भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं। विशेष उद्देश्य से किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी कुछ विचार विमर्श होते रहते हैं। हम कुछ चिंतन मनन करते रहते हैं कि आखिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की उहापोह की स्थिति जब अर्जुन के सामने आई थी तो श्री कृष्ण ने उनके इस द्वंद्व को, उनके मन के उलझन को दूर किया था और उसी के कारण गीता की रचना हुई थी। गीता का मूल मंत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हम कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। और गीता का यह आर्ष वाक्य एक ऐतिहासिक वाक्य बना और पूरी दुनिया ने इस वाक्य में जो छिपे हुए संदर्भ हैं, जो छिपी हुई शक्तियां, इसको महसूस किया। और आज यही कारण है कि हम भारत के लोग बड़े गौरवान्वित होते हैं जब हमारे यहाँ के जो ज्ञान है, हमारे यहाँ के जो दर्शन हैं, हमारी जो मीमांसा है, उस पर पूरी दुनिया चल रही है। उसे एक तरह से अपने जीवन का लक्ष्य लोगों ने बनाया। हमारे जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, सेंटअप के जो छात्र छात्राएं हैं, इन्हें 10 साल की औपचारिक शिक्षा मिली। ये वर्ग प्रथम से लेकर 10वीं वर्ग तक अध्यापन किए हैं और इसमें अधिकतम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ नर्सरी से अपनी पढ़ाई शुरू की और अगले 12 फरवरी को यहाँ से ये विदा होंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और यह एक आज का जो कार्यक्रम है इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है कि जब ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो इनके जेहन में क्या होनी चाहिए, इन्हें क्या याद रखना है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों को दरकिनार करना है और किन किन बातों पर चलते हुए ये जीवन के हर मोड़ पर सफल हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों को समेटता हमारा यह कार्यक्रम है, उन्मुखीकरण कार्यशाला, जिसमें आज के दौर में जो जीवन की चुनौतियां हैं, ये बच्चे देश के भविष्य भी हैं, हमारे भावी कर्णधार भी हैं
और हमारे सपनों को अंजाम तक पहुंचाने वाले सारथी भी। इन्हें हम क्या देना चाहेंगे? एक शिक्षा के बाद जो दीक्षा होती है, तो दीक्षा के रूप में हम इन्हें क्या देना चाहेंगे? आज इसी पर हम लोगों को बात करनी है। हमारे इस कार्यक्रम में यूँ तो आज तक जितने वर्ष यह कार्यक्रम हुए, उसमें विद्यालय परिवार से ही संबंधित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र और छात्राएं रही हैं। आज का यह कार्यक्रम थोड़ा सा विस्तृत होना चाहता है और हम इन्हें अपने ही परिवार के सदस्य समझते आए हैं। ये हैं हमारी प्रखंड प्रमुख महोदया श्रीमती रूपांजलि कुमारी जी। यहाँ एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से ये मौजूद नहीं हैं, यहाँ एक मोटिवेटर के रूप में मौजूद हैं, एक गार्जियन के रूप में मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत के रूप में मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष सीखा है। और यही बात हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जो संघर्ष में तपे हुए लोग होते हैं, वे आपको जीवन की बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। बहुत सारे लोगों की सफलता जो होती है वो अनायास हो जाती है। अब जो मुख्य चीज हम लोगों को आज बात करनी है, उसमें काफ़ी चीज़ें अभी हम लोगों ने सुनी हैं। कुछ चीज़ जो मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ और जिसके लिए आज आप सभी को बुलाया गया। आपके मन में होता होगा कि जो सर प्रत्येक दिन पढ़ाते हैं कोचिंग में, सुबह में प्रत्येक दिन हम लोग उनसे पढ़ते हैं, आखिर कौन ऐसी बात होगी जिसे कोचिंग के समय न कहकर और एक्स्ट्रा टाइम में बुला करके उन चीज़ों को रखा जा रहा है। आप महसूस कर रहे होंगे कि वो चीज़ें हैं जो शिक्षा से थोड़ी सी अलग स्वरूप में, क्योंकि किताबों में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का हम ट्यूशन पढ़ लेते हैं, उन चीज़ों का हम क्लास कर लेते हैं। वे चीज़ें छपी हुई मिलती हैं, वे चीज़ें बाजार में मिलती हैं, वे चीज़ें यूट्यूब पर मिल जाती हैं और वही चीज़ें गूगल पर मिल जाती हैं। यानी उन चीज़ों को प्राप्त करने का बहुत सारा जरिया हमारे पास है। लेकिन जीवन सिर्फ किताबों के अनुभव से नहीं चलता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं होती और उन्हें हमें जीवन में उतारना। अभी तक जो हमारा अनुभव है वह यह है कि जो चीज़ें किताबों में नहीं होती हैं, जीवन में उन्हीं चीज़ों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में नहीं, या बहुत कम। जैसे उदाहरण के लिए आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हुआ पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उनका कहाँ उपयोग होगा? किस जगह उपयोग होगा? कहाँ उपयोग करेंगे दैनिक जीवन में? करेंगे? नहीं कर पाए। हाँ, करेंगे जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, जो हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे, तब उन्हें इसका उपयोग होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में
लेकिन 100 में कितने बच्चे इंजीनियर बनते हैं? 100 में 5 बच्चे, 10 बच्चे। लेकिन 90 बच्चे जो बच जाते हैं उन्हें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ना पड़ता है और उन्हें भी रटना पड़ता है। याद नहीं होता है फिर भी रात में जग जग करके रटना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि परीक्षा में पूछेगा तो जवाब लिखेंगे, नंबर आएगा। यही चीज है जो किताबों और जीवन में फर्क करता है। किताबों की जो बातें हैं उनको हम इसलिए याद करते हैं कि उनसे हमको नंबर मिलता है। जीवन की जो बातें हैं उनको इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि उनसे हमको नंबर तो नहीं मिलता है, लेकिन जीवन चलाने के लिए उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो 10 साल आप लोगों ने पढ़ा है, वे 10 साल की जो चीजें हैं वो आपको परीक्षा में नंबर दिलाने का काम करें। जीवन में आप कंपटीशन में बैठेंगे, सरकारी नौकरी में बैठेंगे, वहां ये चीजें आपको काम आएगी। लेकिन नौकरी होने के बाद भी तो जीवन जीना पड़ता है। अगर कोई बच्चा है जो बिजनेस ही करना चाहता है, जो खेती ही करना चाहता है, जो दुकानदारी ही करना चाहता है, जो प्रैक्टिस डॉक्टरी करना चाहता है, या कोई फैक्ट्री बैठाना चाहता है, तो जीवन उनको भी जीना, और जीवन एक आईएएस पदाधिकारी को भी जीना। तो जीवन की जो बातें हैं वो 95% किताबों में नहीं। उनको कहाँ सीखना है हम लोगों को? कहाँ से हम सीखते हैं? तो हम दूसरों से सीखते हैं, दूसरों को ऐसा करते हुए देखते हैं, और उन्हें अगर सफलता मिल जाती है, अच्छा पड़ाव मिल जाता है, अच्छी जगह उन्हें प्राप्त हो जाती है, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, तो हम कहते हैं कि वह काम अच्छा। हम दूसरों से जीवन का अनुभव सीखते हैं। बचपन में माता पिता से सीखते हैं, भाई से सीखते हैं, बहन से सीखते हैं, विद्यालयों में गुरु से सीखते हैं, या सीनियर हमारे जो साथी हैं उनसे सीखते हैं। फिर स्कूल कॉलेज के बाद जो हमारे समाज के जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। हम बुरे काम के प्रति सतर्क क्यों रखते हैं, या बुरे काम को छोड़ना क्यों चाहते हैं, बुरे काम से परहेज क्यों करना चाहते हैं, यह भी हम समाज से ही सीखते हैं। क्योंकि बुरे काम करने वाले लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, हमेशा भागम भाग में रहते हैं, हमेशा खतरे में रहते हैं। वे कभी भी शांत और सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। तब हमें अनुभव प्राप्त होता है कि हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। किसी चोर को जब सजा मिलती है तो दूसरे लोग ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी चोर को जब पुरस्कार मिल जाता है, उससे गलत संदेश जाता है कि चोरी करने पर भी पुरस्कार मिल सकता है। इसलिए चोर को पुरस्कार नहीं दिया जाता। किसी ठग को कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया जाता है, इसलिए कि समाज कहीं उल्टा संदेश न ले ले कि समाज में ठगैती करने वाले को भी सम्मान मिल सकता है, इसलिए ठगैती करना ही अच्छा है। तो आप देखते होंगे कि पुरस्कार और सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा अच्छे लोगों को ही मिलती है। कारण यही है कि इससे एक संदेश जाता है कि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो हमें भी सम्मान, सत्कार और पुरस्कार मिल सकता है। अब फर्क यहाँ यह है कि अच्छा किसे कहेंगे और बुरा किसे कहेंगे। अभी समाज में यही निर्णय करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। एक आदमी जिसे अच्छा कहता है, दूसरा आदमी उसे ही बुरा कहता है। आप जिसकी बड़ाई करने जाएंगे घर पर,
दूसरे लोग अगर सुनेंगे उसी में खोट निकालना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि वो क्या रहेंगे, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, उन्होंने तो ऐसा किया, उन्होंने तो वैसा किया। तो वहां फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से अभी समाज में गलत और सही का फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं और जब उनके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं कि आखिर कहाँ उनको ऐसी शिक्षा मिले, तो पता चलता है कि कई लोग ऐसे हैं जो सही को गलत और गलत को सही करने पर उतारू रहते हैं। हमेशा अपने ढंग से वो परिभाषा बना लेते हैं और वही बच्चे को समझा देते हैं। बच्चा ये समझने लगता है कि वह काम जो करता है वो सही काम। जैसे अभी मैडम चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जो गलत रास्ते पर चल देते हैं। आखिर उनको कहाँ से प्रेरणा मिलती? अभी कहा गया कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। ये बहुत सही बात इन्होंने कही, क्योंकि एक बहुत बड़े विचारक ने कहा था कि आप जीवन में जो कुछ भी हैं वो आपके 5 जो साथी हैं, 5 जो दोस्त हैं, जो सबसे निकट के दोस्त हैं, उन्हीं का एवरेज गुण आप में। अगर कोई चोर है, इसका मतलब उसके जो 5 साथी हैं उनमें मैक्सिमम लोग चोर। इसलिए उसने उस माहौल से जो सीखा है, क्योंकि चोर का जो माहौल होता है उसमें यह सिद्ध किया जाता है कि चोरी करना कोई बुरी बात नहीं, तो उसने प्रेरणा ले ली कि चोरी करना चाहिए। कोई अगर मद्यपान कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके जो 5 साथी होंगे वो निश्चित रूप से मद्यपान कर रहे होंगे। 5 में से 3 या 4 साथी जरूर मद्यपान कर रहा है, क्योंकि उसने उसी माहौल से इसको सीखा है कि मद्यपान करना कोई बुरी बात नहीं। और लोग तो ऐसा तर्क देते हैं कि वो साबित कर देंगे कि मद्यपान करने से फायदा ही फायदा, चोरी करने से फायदा ही फायदा। तर्क के पीछे हमें जीवन में नहीं जाना। झूठ हमेशा तर्क के सहारे ही आता और सच्चाई के पास कोई तर्क नहीं। जब भी कोई व्यक्ति तर्क के साथ किसी चीज को सिद्ध करता है, इसका मतलब है कि वो झूठ को सच बना रहा है। झूठ को सच बनाने के लिए लोग तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। सच को सच बनाने के लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं होती है। अभी सूरज उगे हुए हैं और इसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सूरज उगा। हाँ, सूरज के उगने के बाद यह साबित करना पड़ जाए कि सूरज उगा हुआ नहीं है, तब तर्क देना पड़ता है। तब कई तर्क देते हैं और साबित करने का प्रयास करते हैं कि सूरज उगे हुए नहीं। जब रात हो तो सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभी रात, उसको दिन सिद्ध करने में ही तर्क देना पड़ता। तो समाज में अभी तर्क का ऐसा दौर चल रहा है कि इसमें लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि झूठ क्या है और सच क्या, और इसीलिए समाज में गलत प्रतिमान, गलत उदाहरण, गलत प्रेरणा जो है आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे हमारी बच्चियां हैं, अभी मैडम बोल रही थी कि माता पिता बहुत ही अरमान के साथ, बहुत ही एक तरह से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन वे बच्चे जब माता पिता को छोड़ देते हैं या ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिससे माता पिता को बहुत
सदमा पहुंचता है, तब ये सोचने पर हम लोग बात होते हैं कि आखिर ये बातें कहां से आई, कैसे बच्चे ने ये बात सीखी। तो वहां ये दो चीजें आती हैं कि एक तो उसने अपनी संगति खराब कर ली, उसने खराब लोगों से संगति की, या ऐसे लोगों से संगति की जिनके विचार स्पष्ट नहीं है, जिनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो वे बच्चे खुद भटके हुए हैं और दूसरे को भी भटकाव के रास्ते पर ले। अब मैं एक चीज की चर्चा जो आज करना चाहूंगा वो है हमारा चरित्र। चरित्र के बारे में मैडम ने अभी बताया भी है, लेकिन चरित्र, मैं उस चरित्र के बारे में आपको नहीं कहने जा रहा हूं जिसके बारे में हम आप सोच लेते हैं। मेरा मानना है कि चरित्र एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत विस्तृत अर्थ लिए। चरित्र का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हम जिसको कैरेक्टर कहते हैं कि किसी के कैरेक्टर पर दाग लग गया, किसी का कैरेक्टर अच्छा है, किसी का कैरेक्टर खराब है, एक संकुचित अर्थ में आपको नहीं ले जाना चाहिए, हम आपको एक व्यापक अर्थ में ले जाना चाहिए। चरित्र का सीधा मतलब है कि हमारे जो चरित्र हैं वो दो प्रकार के, एक तो हमारा आंतरिक चरित्र और एक हमारा बाहरी चरित्र। आंतरिक चरित्र क्या है और बाहरी चरित्र क्या है? आंतरिक चरित्र का मतलब हुआ कि हमारे अंदर का जो गुण है, जैसे दया, सेवा भावना, स्नेह, त्याग, समर्पण, समय पाबंदी, अनुशासन, प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना, ये सब कुछ ऐसे गुण हैं जिस गुण के बारे में हमारे सभी धर्म शास्त्रों ने इसे अच्छा गुण कहा। चाहे हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जरथुस्त्र धर्म, चाहे यहूदी धर्म, चाहे पारसी धर्म, चाहे जो भी धर्म हो, जो भी पंथ हो, कोई कबीर पंथी हैं, कोई राम के भजने वाले, कोई वैष्णव हैं, कोई शैव हैं, शिव के भजने वाले, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जितने भी महान पुरुष दुनिया में हुए, उन सभी लोगों ने कुछ अच्छे गुणों को बताया। उन सारे गुणों की चर्चा भी हमने की है, जैसे सेवा भावना, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की भावना, अनुशासन। तो ये सब जो गुण हैं वो सभी विचारकों ने इसे अच्छा गुण कहा। ये हमारा आंतरिक चरित्र है कि हम इन अच्छे अच्छे गुणों को जानते हैं और इस पर चलने का प्रयास करते हैं। एक बाहरी चरित्र, बाहरी चरित्र दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे लोगों का बाहरी चरित्र होता है जिनका अंदर का जो गुण है वो काफी अच्छे अच्छे गुणों से भरा हुआ। वो अच्छे अच्छे गुणों से भरे हुए लोग जब काम करते हैं, उन गुणों को कर्म के क्षेत्र में लाते हैं, तो उनके द्वारा जो काम होता है वो बाहरी चरित्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक, वो जानते हैं कि हमें समय पर आना चाहिए, क्लास हमें करना चाहिए। कोई डॉक्टर हैं, उनको पता है कि डॉक्टर का जो धर्म है वो पेशेंट की सेवा करना है। कोई इंजीनियर है, उनको जानकारी है कि इंजीनियर का काम है ईमानदारी से अच्छे पुलों को बनाना, अच्छे भवनों को बनाना। कोई पदाधिकारी हैं, उनको मालूम है कि पदाधिकारी का जो चरित्र है वो ईमानदारी से काम करना है, समाज का विकास करना है। ये जानते हैं, लेकिन ये सारे लोग जब उसे कर्म के क्षेत्र में उतारते हैं तब उसको बाहरी चरित्र कहा जाता है। और बाहरी चरित्र से ही लोग सीखते हैं। किसी के
अंदर वाले गुण को देख करके लोग नहीं सीखते, लेकिन वो करते क्या हैं उसको देख करके बहुत सारे लोग सीखते हैं। तो हमारा जो बाहरी चरित्र होना चाहिए वो बहुत ही विस्तृत होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए जीवन में एक चीज कहा जाता है कि जो अच्छे गुणों वाले होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं, बुरे गुणों वाले लोगों को भी सफलता मिल जाती है। इतिहास साक्षी है कि बुरे गुण वाले लोग भी इतिहास में यदा कदा सफल हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग समाज में सुनते हैं, दूर फलना तो बेईमानी किया लेकिन देखिए इतना संपत्ति अर्जित कर ली, फलना तो चोरी किया देखिए इतना संपत्ति अर्जित कर ली। क्या होता है ईमानदारी से, क्या होता है अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति? लेकिन आप देखेंगे कि जो बुरे कामों से बेईमानी से भी संपत्ति अर्जित कर लिया है उसकी सफलता स्थायी नहीं रहती, उसका कोई इतिहास नहीं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में हमारे ही देश में कई ऐसे लोग हुए जो सोने के चम्मच लेकर ही पैदा हुए और वो जीवन भर सुख और आराम से अपना जीवन निर्वाह करते रहे। आप लोग सुनते होंगे कि लखनऊ के जो नवाब हुआ करते थे वे एक बार जो कपड़ा पहन लेते थे दूसरी बार उस कपड़ा को पहनते नहीं थे, इतने बड़े अमीर होते थे। कई ऐसे राजा हुए जिनकी अमीरी इतनी ज्यादा थे कि एक बार जिस बर्तन में वो खाते थे वो सोना का बर्तन होता था, दूसरी बार उस बर्तन में नहीं खाते थे। इतने बड़े बड़े लोग भी इस देश में हुए लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं। लेकिन घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा इतिहास, आने वाले न जाने कितनी पीढ़ियां उनके इतिहास को पढ़ें। वो घास की ही रोटी खाते रहे लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं की, उनका इतिहास हमारा। बहुत सारे लोग जो पैंट टाई कोट में पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी, उनका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन इस देश में एक ऐसे शख्सियत का न जाने कितने हजार वर्ष तक इतिहास रहेगा जो एक धोती पहने थे और एक ही धोती ओढ़ करके अपनी जिंदगी बिता दी, महात्मा गांधी। उनका बहुत बड़ा इतिहास। तो हमें उस इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ऐसे ही लोग उदात्त चरित्र वाले होते हैं। गांधी जी के बारे में ये कहा गया था कि वो बचपन में अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, वो बहुत ज्यादा तेज पढ़ने में नहीं थे, बहुत मामूली दर्जे के छात्र थे, जिसको हम लोग सामान्य दर्जे के छात्र कहते हैं। लेकिन वो जिस ऊंचाई पर पहुंचे उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को भी सोचना पड़े, वो नहीं पहुंच पाए। तो जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ने में काफी तेज हो जाएंगे तभी जीवन में सफलता हाथ हो, तभी हमें मान